सर, आप खुद एक आईपीएस हैं। जो लोग आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो यूथ हमारा किसी भी फील्ड में, चाहे वो आईपीएस या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो या अन्य फील्ड में कर रहा हो, प्राइवेट फील्ड के लिए कर रहा हो, हमेशा मेरा ये कहना है कि जहाँ पर भी आप अपने पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी क्षमता को पहले पहचान लेना चाहिए और हमारी क्षमता जिस हिसाब से है उस हिसाब से हमें उस फील्ड को चुन के उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमें किसी को देख कर ही नहीं कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, लेकिन हाँ, अपनी क्षमताओं का आकलन करिए, बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, सिंसियरिटी रखिए और जहाँ भी रहें, किसी भी फील्ड में रहें, मैं कहता हूँ चाहे वो पत्रकारिता का फील्ड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो, चाहे वो सोशल फील्ड हो, चाहे राजनीति की फील्ड हो, जहाँ पर भी आप हैं, अगर वहाँ पर अपना बेस्ट आप देते हैं तो मुझे लगता है वही आपका सक्सेस है। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं राजनीति.com और इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि हरिद्वार में। हरिद्वार से एसएसपी अजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कांवड़ यात्रा को संपूर्ण किया। आज खास मुद्दों पर बात करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल, कांवड़ यात्रा क्या है और इसका क्या महत्व है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांवड़ यात्रा बहुत सारी हमारी जो धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा एक यात्रा है, जिसे आप कहेंगे कि माँ गंगा की आस्था और भोले शिव की आस्था में विश्वास करने वाले जितने भी हमारे कांवड़िए हैं वो इस भावना से यहाँ पर आते हैं। इसमें पहले भी है कि श्रवण कुमार से लेकर और बहुत सारी ऐसी इसमें कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जो अलग अलग रूप से चली हैं, लेकिन आज जो कांवड़ यात्रा के हम स्वरूप को कहेंगे, जो धार्मिक एक महायात्रा के रूप में आ चुकी है, जहाँ पर विभिन्न हम रूप देखने को यहाँ पर मिलते हैं। चाहे वो पैदल हमारे कांवड़िए लाखों हजारों किलोमीटर जो है जाते हैं, साथ ही साथ बड़ी बड़ी झांकियाँ और जो डाक कांवड़ आती है उसको देखने के बाद उसका भी स्वरूप चेंज हो गया है। तो मैं देखूंगा कि धार्मिक यात्रा के साथ साथ इसे हम ये कह सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया की एक बहुत बड़ी यात्रा है, जिससे हमारी माँ गंगा और भोले शिव की आस्था से लोग जुड़े हैं और लगातार ये यात्रा निरंतर हर साल बढ़ती जा रही है। सर, कांवड़ यात्रा में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर आपने क्या जो स्ट्रैटेजी थी वो अपनाई? देखिए, सेफ्टी बहुत ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि लाखों लोग एक समय में एक घाटों पर इकट्ठा होते हैं, सड़कों पर भी चल रहे हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं, चाहे वो पैदल भी चल रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू रहता है, हमारे लिए भी रहता है और राज्य सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसको देखते हुए हमारी जो पहला जो हमारा काम रहता है कि जितना हम जो इस यात्रा से पहले सत्यापन अभियान को पूरे बृहद रूप से जिले में चलाते हैं। ऐसा कोई भी संदिग्ध यहाँ पर निवासरत है या जिसके बारे में वेरिफिकेशन नहीं है, तो करीब 1,500 से ज़्यादा लोग को हमने इसमें राउंड ऑफ किया था, 151 उनकी अरेस्ट करी थी। फिर हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट हो, फिर आसपास के जो हमारे जनपदों के और प्रांतों के जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है और फिर सेंट्रल एजेंसीज, इनकी लगातार हमारी मीटिंग्स जो है राज्य स्तर पर होती है, इसके बाद मुख्यालय स्तर पर होती है। तो कोई भी ऐसा इनपुट होता है तो उसको समय रहते हैं उसको सॉल्व करते हैं। बाकी फिर जो लोकल प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें हम अपने डिप्लॉयमेंट करते हैं, चाहे वो हमारे एटीएस की टीमें हों और हमारे जो इस तरह के स्क्वाड्स होते हैं जो नज़र रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहा जाए कि एक व्यक्ति या एक यूनिट का काम ना हो कि समस्त यूनिट का इसमें इंटरैक्ट करती हैं और फिर इसके बाद हम उसकी सेफ्टी को सिक्योर करते हैं। सर, कांवड़ियों के आने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और साथ ही उसे कम करने के लिए आपने क्या स्टेप उठाए? देखिए, जिस तरह से कांवड़ की जो पैदल यात्रा होती है शुरू के 10 दिन के करीब, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती क्योंकि हम नहर पटरी और एक तरह से हाईवे का रास्ता यूज़ करते हैं। लेकिन जब डाक कांवड़ का आगमन हो जाता है 2-3 दिन पहले से, जिसमें और फिर इसके बाद मोटरसाइकिल का जो आती हैं, जो वाहनों से आते हैं, 2 व्हीलर से आते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि एक ही दिन के अंदर देखा हमने कि 8 से 10 लाख मोटरसाइकिल जो है सो कांवड़ आए और लोग गए। साथ ही साथ 40 से 50 हज़ार के ऊपर जो है डाक कांवड़ के वाहन हमारे पार्किंग्स में खड़े हुए। तो ये अगर देखा जाए एक दिन के अंदर इनके वाहनों को निकलवाना तो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन अब इन समस्याओं का थोड़ा समाधान ये हुआ कि हाईवे बहुत अच्छा बन गया, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो हमारा NH है उसको हम फिर एक तरफ पहले पूरे कांवड़ और डाक कांवड़ को यूज़ करने देते हैं और फिर लास्ट के 2-3 दिन हम उसको दोनों वे हम उसको एग्जिट के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी लोग यहाँ से निकल जाते हैं और आने वाले जो हमारे मोटरसाइकिल के वाहन हैं उनको हम अलग रास्ता देकर हमारी चाहे कांवड़ पटरी हो चाहे अन्य रास्तों से हम उनको लाने का प्रयास करते हैं, जो इस बार भी हमने इसी तरह से इम्प्लीमेंट किया था। सर, गैदरिंग को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो हमारा कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन है। इसके लिए हमारा जो CCTV कंट्रोल रूम है, हमने पूरे 300 के प्लस कैमरे लगाए थे जो कांवड़ के ही रूट पर सिर्फ लगे थे, जहाँ जहाँ हमारे कांवड़ के डाइवर्जन्स हो, पार्किंग्स हो और कोई भी ऐसी घटना हो रही थी, कहीं छोटे मोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जैसे बाइक में आग लगना, लोगों के डूबने की बात है, सभी कुछ हमारा कवरेज में CCTV कवरेज था और राउंड द क्लॉक हमारी 8 टीमें लगाई गई थी जो किसी भी छोटी घटना
पर तत्काल उसको हम, हमारे ग्रुप बने थे, ऑफिसर्स के बने थे जो हमारे सेक्टर जोनल अधिकारी होते हैं, और रियल टाइम में उनको हम भेजते थे लोकेशन के साथ और वो फोटोग्राफ, तो तुरंत वो इंसिडेंट को अटेंड किया जा रहा था। कहीं कोई जाम की स्थिति उसको अटेंड किया जा रहा था, कहीं कोई कांवड़िया डूब रहा है उसको अटेंड किया जा रहा था, या कोई भी इंसिडेंट हमारे हुए तो उसको टाइम रहते सही जगह पर। तो हमारे सीसीटीवी की मॉनिटरिंग, ड्रोन की मॉनिटरिंग में भी इस बार हमने नए ड्रोन इसमें मंगाए थे बाहर से, जो उनकी कवरेज ज़्यादा अच्छी थी, जहां उनका फोकस ज़्यादा अच्छा था। तो ड्रोन की कवरेज से भी हमें काफ़ी लाभ मिला। कहाँ पर घाट खाली हैं, किस जगह ज़्यादा भीड़ लग रही है तो उस जगह उसको शिफ्ट किया जाए। तो ड्रोन का देखा जाए, सीसीटीवी का देखा जाए, साथ ही साथ हमारा जो पीए अनाउंसमेंट सिस्टम था वो भी हमने काफ़ी सुदृढ़ किया था, जिससे कांवड़ियों को पता चलता रहे कि कहाँ पर हमें जाना है। साथ ही साथ एक क्यूआर कोड सिस्टम भी डेवलप किया था, जो वाहनों के लिए हमने बॉर्डर्स पर ही देना शुरू कर दिया था पैम्पलेट के माध्यम से, कि कौन सी पार्किंग में उनको जाना है, बड़े व्हीकल हो तो कहाँ जाना है, जब पार्किंग भर जाएगी तो किस पार्किंग में जाना है, कितनी दूरी है घाट से उसकी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा लोग ने स्कैन किया जो अभी हमारे पास डेटा आया था। तो उसको लगता है मुझे कि इससे भी थोड़ा फर्क पड़ा है, जो कांवड़ियों को हमें यहाँ पर सुविधा मिली है। सर, कांवड़ यात्रा में मेडिकल फैसिलिटी, जो इमरजेंसी में अगर मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आपके क्या अरेंजमेंट थे? देखिए, हेल्थ बहुत बड़ा इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि हेल्थ में यहाँ बहुत लोग आते हैं, बीमार भी होते हैं। साथ ही साथ 7,000 से ज़्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स थी, उसमें भी वो लोग भी बीमार होते हैं, और भी अन्य विभागों के लोग ड्यूटीरत होते हैं। तो उसके लिए हमारी जो प्रशासनिक रूप से जो व्यवस्थाएं की गई थी बहुत ही सुदृढ़ थी। हमारे मोबाइल जो गाड़ियाँ लगाई गई थी या कैंप्स लगाए गए थे, सभी अधिकारियों के पास फर्स्ट एड किट दी गई थी कि जहाँ जरूरत पड़े उसे यूज़ कर लें। हॉस्पिटल्स में भी एक्स्ट्रा बेड रखे गए थे। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ को जगह जगह पर हमने स्थापित इन्होंने प्रशासन की तरफ से किया गया था, और कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि मेडिकल के अभाव में किसी भी कांवड़ियों को कोई जान माल की कोई दिक्कत आई हो। सर, ये चौपाल क्या है? ये चौपाल बेसिकली देखिए, जैसे पुराने समय में कॉन्सेप्ट था हमारा चौपाल का कि लोग बैठते थे गांव में और अपने छोटे छोटे इश्यूज को सॉल्व भी करते थे और सुनते भी थे और अपनी बातें बताते थे। तो इसी का एक, चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि चाहे अधिकारी हों चाहे वो अपने गांव में जाएं, चौपाल लगाएं, वहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करें। तो हमने सिर्फ नशे को फोकस करके पुलिस की तरफ से चौपाल का आयोजन करते हैं। हर थाना क्षेत्र में जहाँ पर नशे की शिकायतें या जहाँ ऐसी बातें शिकायत आती है, वहाँ पर हर थाना क्षेत्र में प्रभारी या उनके अधिकारी जाते हैं वहाँ पर, और चौपाल नशे के विरुद्ध उसमें जागरूकता भी है, उसमें सूचना देना भी है। उसमें हमारे कुछ पैम्पलेट्स हैं जिसमें हमारे नंबर लिखे हैं जो गोपनीय सूचना दे सकते हैं। तो इस तरह का, और कौन है जो वहाँ नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है उसके बारे में गोपनीय सूचना दें। फिर इसके बाद हमने अलग से रजिस्टर्स बनाए हैं, जो यूथ हमारा कहीं ना कहीं भटक के नशे की प्रवृत्ति में फंस गया है, तो उसको भी कैसे काउंसलिंग करके बाहर निकालना है। तो ये प्रोसेस हमारा निरंतर चल रहा है। रिजल्ट्स इसके कुछ आने शुरू हुए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इस पर हमारी अभी पहल जो है चल रही है। सर, एसटीएफ में काम करते वक्त सबसे चैलेंजिंग केस आपके सामने क्या आया और उसे आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, केसेस तो जो भी हमारी स्पेशल टास्क फोर्स होती है उसको कहीं ना कहीं बड़े केसेस आते हैं जो जटिल होते हैं, लेकिन देखा जाए तो विगत समय का सबसे बड़ा जो भर्ती घोटाले को लेकर कुछ केसेस हुए, 4 केसेस वहाँ पर हुए, और 2 केस हमारे हरिद्वार में भी। फिर इसके बाद मेरे यहाँ एसएसपी आने के बाद पटवारी और एजे परीक्षा से रिलेटेड आए, चूँकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि पूरी तह तक इसमें पूरे जो रैकेट है इसको सफाई किया जाए। तो एसटीएफ में रहते हुए 4 केसेस में अच्छे मतलब सभी अनावरण हुए। जो भी भर्ती घोटाले में शामिल थे, चाहे वो अधिकारी रैंक के हों, चाहे उसमें कोई प्रिंटिंग प्रेस का हो, चाहे वो दलाल हो, तो करीब करीब ऐसे लेके 50 से ज़्यादा लोग की अरेस्टिंग हुई थी, और 100 से ज़्यादा उसमें छात्रों, 150 करीब मुझे ध्यान आ रहा है कि छात्रों को भी हमने उसमें चिन्हित किया था जो नकल में थे। इसी तरह हरिद्वार में आने के बाद कमीशन की परीक्षा को लेकर, सचिता को लेकर सवाल उठे थे, जिस पर जाँच के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर 2 केसेस लिखे गए थे इसमें यहाँ पर जाँच के उपरांत। उसमें भी 45 से ज़्यादा अक्यूज अरेस्ट हुए, जिसमें लोक सेवा आयोग के कमीशन के 2 अधिकारी भी अरेस्ट हुए। साथ ही साथ 150 से ज़्यादा हमने छात्रों को इस बार इसमें चार्जशीट किया है, जो विभिन्न गलत तरीके से नकल इसमें करते हुए पाए गए थे। अब चूंकि नकल अध्यादेश इतना कड़ा कानून प्रदेश में लागू हो गया, तो मुझे लगता है कि जिसमें 10 साल तक की सजा है और जिसमें संपत्ति जब्ती का भी प्राविधान है, तो भविष्य में इस तरह के माफिया जो है अब मेरे ख्याल से ऐसी कोई हरकत करने पहले से 10 बार सोचेंगे। सर, अभी तक ऐसा कौन सा केस रहा जो आपके लिए अनफॉरगेटेबल रहा? देखिए, सभी केस की अपनी समय के साथ महत्ता होती है। जैसे आज अगर कोई केस आता है तो उसकी महत्ता समय परिस्थितियों के अनुसार होती है, और जैसे ही वो समय वो सॉल्व हो जाता है तो वो केस की महत्ता भी मुझे लगता है ख़त्म हो जाती है। तो ये समय और परिस्थिति, उसके पीछे क्या लॉ एंड ऑर्डर इन्वॉल्व है, उसके पीछे कितने लोग की अपेक्षाएँ हैं कि इसको जल्दी जल्दी केस खुले, तो केसेस आते रहते हैं और सॉल्व होते रहते हैं। वो आज जैसे कोई मेरे लिए केस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2 महीने बाद कुछ और
इंपॉर्टेंट हो जाए। तो किसी एक केस को नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन जैसे परीक्षा के मामलों में जो कार्रवाई हुई है पूरे स्टेट में, चाहे वो STF के माध्यम से, हरिद्वार के यहाँ पर SSP मतलब रहते हुए भी यहाँ पे कार्रवाई हुई SIT द्वारा, ये लगता है कि यूथ के लिए बहुत एक भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए एक सिक्योर हमने एक माहौल बनाया है जहाँ पर परीक्षार्थी परीक्षा देगा, मेरिट के आधार पर उसका सिलेक्शन होगा। तो ये दूरगामी इसके परिणाम है और आ भी रहे हैं, लगातार रिजल्ट्स आ रहे हैं और परीक्षार्थी उसमें दे रहे हैं। अब सही लोग उसमें चयन होकर आएंगे, कोई माफियागिरी नहीं होगी। तो ये इसका एक भविष्य देखा जाए उत्तराखंड का यूथ का, उसके लिए बहुत एक अच्छा केस था और जो सबने मिलकर इसमें टीम ने सॉल्व किया। सर, काम में सक्सेस के लिए टीम वर्क कितना काम आता है और उसे आप कैसे कोऑर्डिनेट कर पाते हैं? देखिए, बिना टीम वर्क के, चाहे वो कोई भी वर्क हो, चाहे पुलिस का वर्क हो, चाहे कोई भी मुझे लगता है कि काम हो जहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, बिना अच्छी टीम के आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। लीडर वही बनता है जो अपनी टीम को साथ लेके चलता है और उसे अपनी टीम की कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए उपयुक्त है। तो अगर आपको ये पता है तो आपकी टीम भी अच्छी बनेगी, उसको सही काम आप देंगे, सही रिजल्ट्स आएंगे। और बिना टीम वर्क के मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। सर, आपका रोल मॉडल कौन है? ऐसा देखिए, रोल मॉडल, फिर मैंने ये कहा कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब आप यंग होते हैं या अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आपका रोल मॉडल कुछ और होता है। जब आप एजुकेशन लाइफ में आते हैं तो आपका रोल मॉडल चूँकि आपके एजुकेशन के हिसाब से बन जाता है। आप कैरियर में आते हैं तो आपका रोल मॉडल आपका कैरियर में बन जाता है। तो एक को हम डिफाइन करेंगे तो दूसरे के साथ इनजस्टिस होगा। तो कैरियर में भी मेरे रोल मॉडल्स हैं, मेरे एजुकेशन लाइफ में भी हैं, और ये जब बच्चे थे और स्कूल में जाते थे तो अलग रोल मॉडल्स थे। तो देखा जाए रोल मॉडल तो बहुत सारे लोग हैं और सभी अच्छे लोग जो अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनको कहीं ना कहीं मैं उनसे कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। सर, कोई ऐसा केस जो टीम के साथ आपने किया हो और उसमें आपको सफलता मिली हो, कुछ बताना चाहें आप? अब ऐसे बहुत सारे मतलब इंस्टेंसेस हैं। अब इसमें पर्टिकुलर कोई केस तो मैं मतलब अभी ऐसा नहीं कह सकता तुरंत किस केस में क्या होगा, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा पुलिस का कोई भी केस नहीं होता जिसमें हम करते हैं और उसमें कोई अकेले काम कर ले, मैं कर लूँ या कोई भी अकेले कर ले। लेकिन मैंने क्या कहा, केस की इंपॉर्टेंस हमेशा समय और परिस्थितियों के अनुसार होती है। बहुत सारे केसेस हैं, किसी एक का लेना अभी डिस्क्रिप्शन करना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन मैंने बार बार फोकस किया कि जो परीक्षा भर्ती के केसेस थे ये मेरे लिए एक यादगार केसेस हैं जिसमें हमारी पूरी टीम ने दिन रात लग के और एक अच्छे नेटवर्क जो माफियाओं का चल रहा था उसको ख़त्म किया। सर, आप खुद एक IPS हैं, जो लोग IPS की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो यूथ हमारा किसी भी फील्ड में, चाहे वो IPS या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो या अन्य फील्ड में कर रहा हो, प्राइवेट फील्ड के लिए कर रहा हो, हमेशा मेरा ये कहना है कि जहाँ पर भी आप अपने, पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी क्षमता को पहले पहचान लेना चाहिए और हमारी क्षमता जिस हिसाब से है उस हिसाब से हमें उस फील्ड को चुन के उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमें किसी को देख कर ही नहीं कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, लेकिन हाँ, अपनी क्षमताओं का आकलन करिए, बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, सिंसियरिटी रखिए और जहाँ भी रहें, किसी भी फील्ड में रहें, मैं कहता हूँ चाहे वो पत्रकारिता का फील्ड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो, चाहे वो सोशल फील्ड हो, चाहे राजनीति की फील्ड हो, जहाँ पर भी आप हैं अगर वहाँ पर अगर बेस्ट आप देते हैं तो मुझे लगता है वही आपका सक्सेस है। सुना आपने अजय सिंह जी ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया, टीम वर्क कैसे सक्सेसफुल होती है और टीम वर्क के बिना आप काम नहीं कर सकते। राजनीति.com से मैं रेखा दुग्गल एक बार फिर एक नए नेता, एक नए अभिनेता और एक नए राजनेता के साथ दोबारा से आपके साथ शामिल होंगे नए सवालों के साथ। जब तक देखते रहिए राजनीति.com।